हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम 12th क्लास की हिंदी का लेसन 3 अशोक के फूल पढ़ाएंगे। ठीक है। पहले तो बच्चों अशोक के फूल का हम सारांश आपको बताते हैं। अशोक के फूल नामक निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक चिंतन की परिणति है। भारतीय परंपरा में अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, श्वेत पुष्प एवं लाल पुष्प। श्वेत माने बच्चों सफ़ेद होता है। श्वेत पुष्प तांत्रिक क्रियाओं की सिद्धि के लिए उपयोगी हैं, जबकि लाल पुष्प स्मृतिवर्धक माना जाता है। द्विवेदी जी का मानना है कि मनोहर, रहस्यमय एवं अलंकारमय दिखने वाला अशोक का वृक्ष विशाल सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। यही कारण है कि सामंती व्यवस्था के ढह जाने के साथ साथ अशोक के वृक्ष की महिमा एवं गरिमा दोनों नष्ट होने लगी। इससे अशोक के वृक्ष का सामाजिक महत्व भी कम होने लगा। प्राचीन साहित्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अशोक के वृक्ष में कंदर्प देवी देवताओं का वास है। वास्तव में पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी। इसी से मदनोत्सव कहते थे। लेखक का मानना है कि अशोक के स्तवकों में वह मादकता आज भी है। भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। लेखक का मानना है कि दुनिया की सारी चीज़ें मिलावट से पूर्ण है। कोई भी वस्तु अपने विरुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद केवल एक ही चीज़ विशुद्ध है और वह है मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। यह ज्ञान की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा की हजारों वर्षों का रूप देखने से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी ही निर्मम है। यह वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती हुई यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। अशोक के वृक्ष की मौज। लेखक कहता है कि अशोक का वृक्ष आज भी अपनी उसी स्थिति में विद्यमान है जिसमें वह 2000 वर्ष पहले था। उसका कहीं से भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वह उसी मस्ती में हंस रहा है, वह उसी मस्ती में झूम रहा है। इससे सभी को रस यानी आनंद लेने की शिक्षा लेनी चाहिए। उदास या निराश होना व्यर्थ है। ठीक है बच्चों, ये अशोक का फूल है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। अब बच्चों इसमें जो गद्यांश हैं इम्पॉर्टेंट वो भी देख लीजिए। पुष्पित। अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में कोई रस मिलता है। कुछ लोग को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि उतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान लगा सकता हूँ। तो इस गद्यांश का बच्चों पहला क्वेश्चन आपका है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको पता है प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और पाठ का नाम अशोक के फूल है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यह आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो रेखांकित अंश कहाँ से है? देखिए यहाँ से है। पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि वे सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में कोई रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है,
तो समझने में मुझे कोई रस मिलता है, यहाँ तक कि आपका अंडरलाइन किया है, तो आपको इसी का अर्थ बताना है। तो आप कैसे बताएंगे कि प्रस्तुत अंश में लेखक कहता है कि वह जब भी अशोक पुष्पित अशोक अर्थात अशोक के खिले हुए फूलों को देखता है तो उदास हो जाता है। वह इसलिए कि खिले हुए फूलों उदास हो जाता है, वह इसलिए उदास नहीं है कि अशोक के पुष्प अत्यधिक सुंदर हैं या उनकी सुंदरता से कोई उदास नहीं है। अशोक के पुष्प अत्यधिक सुंदर हैं या उसकी सुंदरता से कोई ईर्ष्या हो रही है, और न ही उसकी कमियों का अन्वेषण कर उसे अभागा बताकर उससे सहानुभूति प्रदर्शित करने का प्रयास करते हुए स्वयं को उससे सुंदर व सर्वगुण संपन्न बताकर अपने मन को सुखी बना रहा है। ठीक है, यानी कि उसके लेखक कह रहा है कि अशोक का फूल अत्यधिक सुंदर है तो मेरा मन उदास हो जाता है अत्यधिक, क्योंकि उस सुंदरता के आगे वह अपनी सुंदरता को भूल रहा है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभागी समझने में मुझे कोई रस मिलता है। हतभागी यानी कि बेकार समझने में, ठीक है, तो मुझे कोई रस मिलता है। तो अब तीसरा क्वेश्चन है, गद्यांश के लेखक ने स्वयं के बारे में क्या कहा है? तो गद्यांश के लेखक ने स्वयं को अन्य लोगों से कम दूरदर्शी बताकर अपनी उदारता और महानता का परिचय दिया है। इसमें प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो इस पैरा का उद्देश्य क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने संसार में सुंदर वस्तुओं को दुर्भाग्यशाली या कम समय के लिए भाग्यवान समझकर ईर्ष्यावश उससे आनंद की प्राप्ति करने वाले लोगों की प्रवृत्ति का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्यामी और दूरदर्शी शब्दों के अर्थ लिखिए। तो अंतर्यामी माने होता है ईश्वर, और दूरदर्शी भविष्य की घटनाओं को समझने वाला। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसी का एक और है, रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है, वहाँ असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितने मानव जातियाँ यहाँ आई। आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। तो इसका पहले आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ हमने अभी आपको पहले का बताया वैसा ही है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ अशोक के फूल से ली गई हैं, प्रस्तुत गद्यांश अशोक के फूल से लिए गए हैं, और इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। व्याख्या देखिए, लेखक ने भारत को विचित्र देश मानते हुए महामानव का समुद्र कहा है कि महामानव का समुद्र बहुत विशाल है और इसमें बहुत से लोग हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति विश्व की अनेक संस्कृतियों का मिश्रण है। लेखक ने यहाँ मानव जातियों का वर्णन किया है जो प्राचीन काल में भारत आई, जिसमें असुर, आर्य, शक, होण, नाग, यक्ष, गंधर्व आदि के नाम हैं। यह सभी जातियाँ भारत आई और यहाँ बसी तथा यहाँ से आने से पूर्व अपनी संस्कृति का गहरा प्रभाव भारतीय संस्कृति पर छोड़ गईं। इन सभी जातियों व इनकी संस्कृतियों के आगमन से भारतीय संस्कृति में अनेक संस्कृतियों का मिश्रण हुआ तथा जनसंख्या को भी विपुलता प्राप्त हुई। आज हम जिसे हिंदू नीति कहते हैं वह रीति नीति आर्यों तथा भारत आई विभिन्न मानव जातियों की सभ्यता संस्कृति के उपादानों का उद्भट मिश्रण है। इसमें विभिन्न जातियों की संस्कृति का मिश्रित रूप दृष्टिगोचर होता है। इसके बच्चों क्वेश्चन पाठ
का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक अशोक का फूल और लेखक का नाम हजारी प्रसाद त्रिवेदी। रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? तो भारतवर्ष को। ठीक है, रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र की संज्ञा दी है, क्योंकि जिस प्रकार समुद्र विशाल एवं विस्तृत होता है, उसी प्रकार भारत देश भी लोगों की जनसंख्या की दृष्टि से अत्यंत विशाल एवं व्यापक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की क्या व्याख्या है? जैसे रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है? जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का उद्भव मिश्रण है। तो आज हम, इसका अर्थ ये है कि आज हम जिसे हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे रीति नीति आर्यों तथा भारत आई हुई विभिन्न मानव जातियों की सभ्यता संस्कृति का उपादानों का उद्भव मिश्रण है। इसमें विभिन्न जातियों की संस्कृति का मिश्रित रूप दृष्टिगोचर होता है। भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है? तो भारतवर्ष के निर्माण में जितनी भी ये आपके जाति आई हैं, इन सब का सहयोग रहा है। जैसे असुर, शक, हूण, नाग, आर्य, गंधर्व आदि प्रमुख ऐसी जातियां हैं जिनका प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ा है और भारतीय संस्कृति के विकास एवं समृद्धि में इनका विशेष उल्लेखनीय योगदान भी है। आर्य, शक, हूण कहाँ आए? अगला क्वेश्चन ये है, आर्य, शक, हूण भारत आए और अपनी संस्कृति का प्रभावशाली अपनी संस्कृति का प्रभाव जो है भारतीय संस्कृति पर छोड़ गए। ठीक है बच्चों, एक ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया, 2 हो गए। अब उसके बाद है भाषा और आधुनिकता। तो भाषा और आधुनिकता जी सुंदर रेड्डी द्वारा रचित है। इसका भी जो है सारांश आप देख लीजिए कि ये क्या है सार इसका। भाषा और आधुनिकता जो है निबंध है। इसमें प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और आधुनिकता पर विचार किया है। भाषा परिवर्तनशील है। लेखक कहता है कि भाषा में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। भाषा परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील होने का अभिप्राय यह है कि भाषा में नए भाव, नए शब्द, नए मुहावरे, नए लोकोक्तियाँ, नई शैलियाँ निरंतर आती रहती हैं। यह परिवर्तनशीलता ही भाषा में नवीनता का संचार करती हैं और जहाँ नवीनता है वहीं सुंदरता है। भाषा समृद्ध तभी होती है जब उसमें नवीनता तथा आधुनिकता का पर्याप्त समावेश हो। कूपमंडूकता भाषा के लिए विनाशकारी है। भाषा जिस दिन स्थिर हो गई उसी दिन में से उसमें क्षय आरंभ हो जाता है। वह नए विचारों एवं भावनाओं को वहन करने में असमर्थ होने लगती है और अनंतता नष्ट हो जाती है। संस्कृति का विभिन्न अंग। लेखक का मानना है कि भाषा संस्कृति का अविभिन्न अंग है। संस्कृति का संबंध परंपरा से होने पर भी यह गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है। उसकी गति का संबंध विज्ञान की प्रगति से भी है। नित्य होने वाले नए नए वैज्ञानिक आविष्कार अनंतः संस्कृति को प्रभावित ही नहीं करते बल्कि उसे परिवर्तित भी करते हैं। इन वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप जो नई सांस्कृतिक हलचल उत्पन्न होती है उसे शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भाषा का परंपरागत प्रयोग उसे अभिव्यक्ति करने में पर्याप्त सक्षम नहीं होता। भाषा में परिवर्तन कैसे संभव है? लेखक का मानना है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष या समूह का प्रयत्न होना चाहिए। हालांकि भाषा की गति स्वाभाविक होने के कारण वह किसी प्रयत्न विशेष की उपेक्षा नहीं रखती, लेकिन प्रयत्न विशेष के कारण परिवर्तन की गति तीव्र अवश्य हो जाती है। भाषा का नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों
या आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं हो पाती। इसका सीधा संबंध जनता से एवं जनता द्वारा किए जाने वाले प्रयोग से है। जो भाषा जितनी अधिक जनता द्वारा स्वीकार एवं परिवर्तित की जाती है वह उतनी ही अधिक जीवंत एवं चिरस्थायी होती है। साथ ही साथ भाषा में आधुनिकता एवं युग के प्रति अनुकूलता भी तभी आ पाती है। ठीक है, तो कहने का बच्चों इस लेसन में यही तात्पर्य है कि भाषा जो है नित्य बदलती रहती है। ठीक है, इसमें जो है भाषा परिवर्तनशील होती है। इसके गद्यांश में बच्चों भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। ये बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट। इसका अर्थ बच्चों ये है, और इसी का देखिए ये अंडरलाइन जो है आपकी देखिए पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है यहाँ तक। तो इसकी जो है हिंदी भी लिखने को आती है व्याख्या। तो पहले देख लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि भाषा किसी भी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग होती है। अभिव्यक्ति का माध्यम होने के कारण भाषा की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। भाषा का निर्माण समाज के द्वारा किया जाता है, अतः समाज द्वारा निर्मित संस्कृति एवं भाषा ही भी समाज के द्वारा निर्मित संस्कृति एवं भाषा भी परिवर्तनशील है। अगला आगे का देखिए अर्थ बच्चों। भाषा में होने वाले परिवर्तन का संबंध विज्ञान की प्रगति के साथ भी है। आविष्कारों के प्रभाव के कारण उत्पन्न नई संस्कृति गतिविधियों की शक्ति को देने के लिए भाषा में भी परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। उस नई परिस्थिति विशेषताओं को अभिव्यक्त करने के लिए परंपरागत भाषा प्रासंगिक नहीं रह जाती। नए विचारों को, नए वैज्ञानिक आविष्कारों को, नई सोच को पुरानी भाषा वहन नहीं कर सकती। इसके लिए नए शब्दों की, नए वाक्य संरचना की आवश्यकता पड़ती है, जो परिवर्तित एवं विकसित भाषा ही कर सकती है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसका जो है इसके क्वेश्चन। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो शीर्षक क्या है? भाषा और आधुनिकता। लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। और संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? तो भारतीय संस्कृति का अटूट अंग है भाषा। किसी भी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग होती है, क्योंकि भाषा का निर्माण समाज के द्वारा किया गया है। भाषा समाज में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। सांस्कृतिक हलचलें किसके लिए पर्याप्त नहीं है? तो सांस्कृतिक हलचलें शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग के लिए पर्याप्त नहीं है। रेखांकित अंश की व्याख्या अभी हम आपको बता चुके हैं। नए शब्द की खोज क्यों आवश्यक है? नए विचारों, नए वैज्ञानिक आविष्कारों और नई सोच को पुरानी भाषा वहन नहीं कर सकती, इसलिए नए शब्दों की खोज आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, किसके लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है? तो नई सांस्कृतिक गतिविधियों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसी के एक नीचे है, भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही
ही दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही हो जाता है। इसके बच्चों क्वेश्चन देख लीजिए। किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है? तो शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। शब्द ही भाषा के अर्थ को स्पष्ट करते हैं, वे भाषा की ही इकाई होती हैं। शब्दों के बिना भाषा के अस्तित्व की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। नए शब्दों का गठन कैसे होता है? तो नए शब्दों का गठन अनजाने में अनायास ही हो जाता है। नए शब्दों की रचना सोच समझकर नहीं की जाती, वे बिना प्रयास के ही रचे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किन विदेशी भाषाओं से शब्द लेकर हम नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? कौन सी विदेशी भाषाएं थी? अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से शब्द लेकर हम नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सामाजिक व्यवहार में हम बहुत से शब्द विदेशी भाषाओं से लेकर प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा की साधारण इकाई क्या है? तो भाषा की साधारण इकाई शब्द है। किसी भी भाषा के अर्थ को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य उसके शब्दों में ही होती है। शब्द ही अर्थ को स्पष्ट करते हैं, अतः वे भाषा की इकाई होते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो भाषा की साधारण इकाई शब्द है। यहाँ से शब्दों के स्तर पर ही यहाँ तक है आपका। तो इसका अर्थ यही है कि लेखक ने भाषा को विकासशीलता में शब्दों के महत्व को उजागर किया है कि भाषा की सबसे सामान्य और मूलभूत इकाई शब्द होती है। शब्द के अभाव में भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। भाषा की विकासशीलता शब्दों से आरंभ होती है। तो ये बच्चों आपका चैप्टर 4 भी हो गया, भाषा और आधुनिकता। इसके भी मैंने इम्पॉर्टेंट बता दिए हैं, इसको समझ लीजिएगा आप लोग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।